हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। चलते हैं हम आपके क्लासेस को। आज काफ़ी समय के बाद वीडियो 2-3 दिन का गैप हो गया टेक्निकल इशू की वजह से, जिसकी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाई। लेकिन अब से आपको जो वीडियो है मिलने वाली है वो पर डे इसी चैनल पर मिलने वाली है और आप पर डे आके हमारे चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। अभी वीडियो जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, लेकिन हम इसको जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस में कन्वर्ट करने का पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। तो वो आपको जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस आपको यहाँ से मिलना चालू हो जाएंगी। अब हमने जहाँ तक टॉपिक को पढ़ाया था वहाँ पर हमने जो टॉपिक को पढ़ाया था, अब उसी टॉपिक को हम क्या करते हैं, आगे से हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी टॉपिक को हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वहाँ पर हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने परावर्तन के हमने नियम पढ़ लिए थे। और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी, और वो जो दूसरी वीडियो हमारी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन तक का। हम लोगों ने क्या किया था, उसको पढ़ लिया था। और हमें जो था उसमें हम लोग जो है हमको प्रतिबिंब आज जो है वो स्टार्ट करना है, हमको प्रतिबिंब से स्टार्ट करना है। हमने 2 वीडियो वहाँ पर अपलोड की थी। आज जो हमारी है वो तीसरी वीडियो होने वाली है, ठीक है ना? तो तीसरी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए चलते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की वो हम स्टार्ट करेंगे प्रतिबिंब से। और अभी के लिए जो हम प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, हम जो प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ाएंगे वो क्या होगा, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे जो हम, वो आपको सिर्फ एक डिफिनेशन मात्र के लिए भी बता देंगे। और प्रतिबिंब आपको बेहतर तरीके से समझ में कब आएगा, तो प्रतिबिंब आपको समझना है। तो प्रतिबिंब आपको समझने के लिए पहले हम आपको डिफिनेशन को अच्छे से रटा दे रहे हैं बढ़िया से। और उसके बाद जब हम दर्पण पढ़ेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दर्पण को पढ़ने के बाद जब उसमें प्रतिबिंब बनाने के बारे में आएगा तो ये प्रतिबिंब वहाँ पर बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आज प्रतिबिंब का डिफिनेशन पहले आप सभी को बताते हैं। अभी डिफिनेशन बताते हैं, उसके बाद उससे हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चाहिए। तो हम डिफिनेशन लिख देते हैं पहले कि क्या होता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण, कितनी प्रकाश की किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए? 2 कम से कम या फिर 2 से अधिक हम ले सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण, जब 2 या 2 से अधिक जो है, तो क्या 2 या 2 से अधिक जो हमारी प्रकाश की किरण है, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण कौन सी घटना के बाद, तो हम बात करते हैं परावर्तन की घटना हो, या फिर परावर्तन अगर नहीं हो रहा है तो या फिर कौन सी घटना हो, अपवर्तन की घटना हो। परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद, परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं क्या होगा, 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है तब तो ठीक है, मिलती है या नहीं मिलती है तो मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु पर वस्तु का जो है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, हम क्या समझेंगे प्रतिबिंब को, कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2
या फिर 2 से अधिक प्रकाश की किरण चाहिए होगी। प्रतिबिंब जो हमको बनाना है उसमें हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, या फिर हमें 2 से अधिक प्रकाश की किरणें चाहिए होंगी। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने अभी परावर्तन पढ़ा है, तो परावर्तन की घटना होनी चाहिए उसमें, ठीक है। या फिर परावर्तन नहीं तो अपवर्तन की घटना होनी चाहिए। अभी हमने अपवर्तन पढ़ा नहीं है, तो अपवर्तन को हम जानते नहीं है। तो उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो ठीक है, नहीं हमारा क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी जिस बिंदु पर, वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। और मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण है, परावर्तन या अपवर्तन की घटना हो, उसके बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई बात। अगर हम बात करें प्रतिबिंब के प्रकार की, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब होता है ये इस प्रकार से कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है ये यहाँ से हमारा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार हमारा कौन सा होता है, तो पहले प्रकार की बात करते हैं। तो 2 प्रकार जो हमारा होता है इस प्रकार से, 2 प्रकार की बात हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार हमारा कौन सा होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो 2 प्रकार होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2 प्रकार होता है, तो पहला प्रकार जो होता है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। पहला जो हमारा प्रकार होता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहला प्रकार हमारा जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा जो हमारा प्रकार है, दूसरे प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा प्रकार जो प्रतिबिंब का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कब बनता है, तो जब किरणें क्या होंगी, जो किरणें हैं वो जब मिलती हैं परावर्तन की घटना के बाद, जब किरणें मिलती हैं वास्तव में, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बनेगा। लेकिन जब बात करें किरणें क्या हो, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों में एक बात जो है वो हमको समझने लायक है। क्या समझने लायक बात है, समझिएगा उसको, कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमारा, वह जो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा होता है वह हमारा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमारा ये उल्टा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो है हमारा वो सीधा बनता है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं कौन सा वास्तविक होगा। अब वास्तविक मतलब उल्टा वाला वास्तविक होगा या आभासी वाला मतलब उल्टा होगा या सीधा होगा, जो भी होना है। तो इसी को हम कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं। कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, हम जानते हैं कि आभासी में आखिरी अक्षर जो हमारा है वो सी है, और सी मीन्स हमारा सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। तो उल्टा कौन बनेगा, जो बचेगा हमारा, कौन बच रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बच रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा। तो यहाँ से अभी हम प्रतिबिंब का ये डिफिनेशन है, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और ये हमारा वो प्रतिबिंब है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चीजें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चीजें यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो चीजें ना समझ में आई हो आप बताएं हमको, चीजों को हम फिर से समझाते हैं। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से बैक करके देखिए। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बताइए, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से इसी पर बना देंगे। आप ही के लिए तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए। और अब यहाँ पर प्रतिबिंब हम जानते हैं कि कब बनेगा, 2 प्रकाश की किरण कम से कम चाहिए, या 2 से ज्यादा, जितनी भी आपका मन कहेगा आप ले सकते हैं। और उसके बाद परावर्तन की घटना के बाद, मतलब प्रकाश की किरण टकराने के बाद जहां पर मिलेगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जहां मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो हमारा है वो सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है हमारा वो सीधा बनता है।
चीजें इतनी आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है दर्पण। तो सबसे पहले हम इस पर नेक्स्ट पेज पर जो बात करेंगे, आप सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हम मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है मिरर, आइए जानते हैं। तो मिरर के बारे में इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है मिरर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दर्पण जो हमारा होता है, इसका खासियत क्या होता है। जैसे हम अगर बात करें इस तरीके से, सपोज कोई हम एक सतह ले लेते हैं, कोई एक सरफेस ले रहे हैं। सपोज हम इस तरीके से यहाँ पर कोई सरफेस ले लिया, सपोज इस तरीके से मैंने सपोज यहाँ से कोई सरफेस इस तरीके से ले लिया, और ये सब सरफेस जो है हमारा किस चीज़ का है। सपोज ये सरफेस जो है हमारा, ये सपोज ग्लास का है, मतलब जो ये है हमारा वो कांच का है। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस कांच के सरफेस पर, इस कांच के सरफेस पर हम इस तरीके से पॉलिश कर दे रहे हैं। जैसे ही हम इस ग्लास के सरफेस पर एक साइड मैंने पॉलिश कर दिया, तैसे ही इस सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बोलने लगेंगे दर्पण, मीन्स इसको हम बोलने लगेंगे मिरर। जैसे ही पॉलिश हम किसी ग्लास पर, किसी कांच की सरफेस पर करते हैं, तो हमारा ग्लास जो है वो मिरर बन जाता है, दर्पण का काम करने लगता है। अब होगा क्या इसमें, अब इसमें होगा कि जितनी भी प्रकाश की किरणें इधर से चलकर आने वाली है, जितनी भी प्रकाश की किरणें इधर से चलकर आने वाली हैं, दर्पण क्या करेगा, दर्पण जितनी भी प्रकाश की किरणें चलकर आ रही हैं, दर्पण इन सारी किरणों को ऐसे क्या करेगा, दर्पण इन सारी किरणों को ऐसे टकरा के क्या करेगा, इधर भेज देगा। ऐसे टकरा के दर्पण क्या करेगा, सारी प्रकाश की किरणों को टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस भेज देगा। तो यहाँ से क्या होगा, जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं दर्पण से टकराने के बाद चली जा रही है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आने वाली क्या करती है, संपूर्ण प्रकाश की किरणें, जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं तो हम उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रकाश की किरण जो होती है, संपूर्ण प्रकाश को वो क्या कर देता है, दर्पण, दर्पण जो है वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, आने वाली सारी किरणों को वो परावर्तित कर देता है, वही को हम दर्पण कहते हैं। मतलब एक ऐसी युक्ति जो अपने पर आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, उसे हम दर्पण कहते हैं। अब संपूर्ण बात समझिएगा, संपूर्ण में 100% प्रकाश की किरण होनी चाहिए संपूर्ण के लिए, लेकिन यहाँ पर दर्पण संपूर्ण प्रकाश की किरण में 100% को वापस नहीं करता है, वो लगभग 99 पॉइंट कुछ प्रकाश की किरणों परसेंट प्रकाश की किरण को तो वो वापस कर देता है, लेकिन पॉइंट कुछ परसेंट की बात करें तो वो ये सतह क्या होता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, प्रकाश की किरणों को जाने नहीं देता है। लेकिन फिर भी 99 पॉइंट लगभग परसेंट जो होता है वो उसको हम संपूर्ण प्रकाश की किरण मान के पढ़ लेते हैं कि दर्पण अपने पर आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, लेकिन वो 100% नहीं होता है। बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं किसे कहते हैं दर्पण। तो दर्पण से हमने क्या सीखा कि दर्पण अपने पर आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, और जो ऐसा करता है उसी को दर्पण कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम डिफिनेशन इसका, आप सभी अपने कॉपी पे लिखिएगा। वह युक्ति जो अपने पर आने वाली, वह युक्ति जो अपने पर आने वाली, वह युक्ति जो अपने पर आने वाली, वह युक्ति जो अपने पर आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरण को, संपूर्ण प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, इस टकरा के वापस कर देता है। दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आने वाली संपूर्ण प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा दर्पण कहलाता है। इस तरीके से हमारा दर्पण कहलाता है।
तो चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो इन्हीं चीजों पर हम आगे बात करते हैं। इस तरीके से इन्हीं चीजों पर हम आगे इस तरीके से बात करें। तो ये चीजें आप अपनी कॉपी पे नोट करें। तो हम बात करते हैं मिरर के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी की है वो है हमारा दर्पण के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारा दर्पण के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है आइए हम जानते हैं। तो हमारा दर्पण का जो प्रकार होता है वो दर्पण हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार हमारा कौन सा होता है, एक तो हमारा जो पहला प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं हम, समतल दर्पण बोलते हैं। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलते हैं। दूसरा प्रकार हमारा कौन सा होता है, तो दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है हमारा वह हमारा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा प्रकार जो है हमारा वो होता है इस प्रकार से गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इस तरीके से स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो दर्पण हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है समतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण। लेकिन इसी में हम क्या करें, इसी में अगर हम बात करें कि गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण भी हमारा जो होता है ये दो प्रकार का होता है। वैसे भी इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम जिक्र कर ले रहे हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार इसका कौन सा होता है। तो इसका जो पहला प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला प्रकार जो है हमारा वो क्या है, इस तरीके से जो हमारा पहला प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। पहले प्रकार को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो हमारा दूसरा प्रकार कौन सा होगा, हमारा जो दूसरा प्रकार होगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इस तरीके से अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अभी के लिए जो हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, वो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, तो जो हम सबसे पहले टॉपिक को अपने पढ़ने वाले हैं वो हमारा समतल दर्पण होने वाला है। इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, और अब जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे हम किसके बारे में, वह हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में जब चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम उसके बाद गोलीय दर्पण पर आएंगे। तो बातें चीजें आपको सब समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है समतल दर्पण, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्लासेस आपको तभी अच्छी लगेंगी जब साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए होंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो को एक तौर पे देख रहे हैं, अपने कॉपी पे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई मूवी तो यहाँ पे चल नहीं रही है कि चीजें आप देख लेंगे एक बाद में आपको समझ में आ जाएंगी क्या सीन हुआ था। पढ़ाई है, पढ़ने के लिए इसमें ध्यान का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और चीजें आप पढ़ने के साथ साथ चीजों को कॉपी पे लिख लेंगे तो आपको चीजें काफी आसान लगने वाली है। तो ठीक है, इतनी चीजें क्या है आप समझ में आया होगा। तो जो है हम लोग वो नेक्स्ट पढ़ते हैं, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। आप ईयरफोन लगा के ही वीडियो को देखिएगा, ज्यादा अच्छे से आवाज आपको कंफर्म समझ में आएगी। ऐसे आवाज हो सकता है आपको स्लो आ रही हो, लेकिन आप अगर ईयरफोन के साथ सुनेंगे तो आपको आवाज एकदम क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है समतल दर्पण। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी डाल रहे हैं, आप सभी भी अपने कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए। वो हेडिंग हमारा है क्या, समतल दर्पण है। समतल दर्पण, समतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं
तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। तो आइए हम जानते हैं हमारा क्या होता है प्लेन मिरर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है प्लेन मिरर, समझिएगा, ठीक है ना। इसको हम ऊपर सेलेक्ट करके भेजते हैं अपने जगह पर, हाइडिंग को जहाँ पर चाहिए वहाँ पर इसको हम भेज दे रहे हैं। चलिए इस तरीके से हमने भेज दिया। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, क्या होता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो इस तरीके से आइए हम समझते हैं प्लेन मिरर क्या होता है हमारा। तो सपोज ये हमने ग्लास का कोई सरफेस ले लिया, इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने सपोज ये ग्लास का कोई सरफेस ले लिया, इस तरीके से हमने सपोज ये ग्लास का कोई सरफेस ले लिया। अब इस पर हम करते क्या है, इस सरफेस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दे रहे हैं। इस पर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर दे रहे हैं इस तरीके से। इस पर हम इस तरीके से पॉलिश कर दे रहे हैं। एक मिनट, चलिए हम अपने आप से कर दे रहे हैं। इस पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसे किसी गिलास के सरफेस पर इस तरीके से हम पॉलिश करेंगे, एक साइड हम पॉलिश करेंगे, तो जो दूसरा साइड आप सभी को दिख रहा है, दूसरा साइड कौन सा आप सभी को दिख रहा है, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इमेज से। दूसरा साइड हमारा कौन सा दिख रहा है, दूसरा साइड इस तरीके से जो आप सभी को दिख रहा होगा, ये साइड। इस तरीके से दूसरा साइड आप सभी को ये दिख रहा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे, जिस साइड हमारा जो पॉलिश नहीं हुआ है, जिधर पॉलिश हुआ है तो वो पॉलिश वाली सतह हो गई, लेकिन जिधर पॉलिश नहीं होता है उस सतह को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जिधर पॉलिश नहीं रहता है उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको परावर्तक पृष्ठ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर आने वाली प्रकाश की किरणें जो होंगी क्या होंगी, जैसे इधर से सपोज कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इधर से सपोज ये कोई प्रकाश की किरण चलकर आई, तो ये टकराने के बाद इधर वापस सपोज चली गई। ऐसे सपोज कोई प्रकाश की किरण जो है ये इधर से चलकर ऐसे आई हमारे पास। अब इस दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद वापस चला गया। तो जिस सतह से, जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस चली जाती है वो पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो हम बात करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जब किसी ग्लास के सरफेस पर वन साइडेड हम ऐसे पॉलिश कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो वो हमारा समतल हो, तो उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो क्या होता है समतल दर्पण, समझ गए होंगे। ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा हो, वो समतल हो, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन साइड में लिख दे रहे हैं आपको, अपने कॉपी पे आप सभी लिख लीजिए। क्या होता है ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इस तरीके से तो स्क्रीन पे आपका लिख लिया गया है। अभी हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है, तो चीजें आपको कैसे लगी आपको बताइए, चीजें समझ में आई, नहीं आ रही तो आप फटाफट से कमेंट में जाइए, जवाब दीजिए। जो चीजें आपको दिक्कत कर रही है बताएं, तो हम आपको चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये समतल दर्पण रहा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अभी समतल दर्पण की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे हम,
कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं। हम समतल दर्पण की विशेषता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना अपने कॉपी पे नोट करिए, बात करते हैं। पीडीएफ की आवश्यकता आपको ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो आपको एकदम नोट्स की तरीके हम आपको लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। तो पीडीएफ आप मांग के क्या कर रहे हैं? आप पढ़ने आए हैं तो आप चीजों को समझिए ना, आप पीडीएफ पे क्यों ध्यान लगा रहे हैं? पीडीएफ तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप इसको समझिए, आप कॉपी पे लिखिए। पीडीएफ की आवश्यकता पढ़ने वाली नहीं है। आप पीडीएफ मांग रहे हैं हमसे, पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा आपके ऐप पर। उसके लिए मैंने क्या कहा है, उसको लिए आपको पीडीएफ के लिए मैंने कहा है आपको क्या चाहिए, आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो उस पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, उस पर आप अपना फीस पेमेंट करेंगे और आपको ऐप पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। टेस्ट प्रैक्टिस, फीस जमा करने पर आपको क्या होगा, टेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, आपकी टेस्ट प्रैक्टिस उसी पर होगी, आपको उसी पर होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, अटेंडेंस आपका जो है उसी पर लगने वाला है। तो इतनी चीज़ों को जो है हम आपको ऐप पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें आप हमसे यूट्यूब पे मांगेंगे तो हम सारी चीज़ों को मैनेज कहाँ कर पाएंगे, दिक्कत होती है। आप ऐप को ज्वाइन करिए, उसके लिए जो इसका कॉस्ट है वो सिर्फ 299 है। इस तरीके से 299 है। तो इतने को आपको पेमेंट करके आप मंथली 1 महीने का बैच जो है वो खरीद सकते हैं। उसके बाद आगे की क्लासेस के लिए आपको फिर से फीस पेमेंट करना होगा। तो हमारी जो फीस है वो मंथली वाइज है ना, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं तो सेम तरीके की फीस इस पे चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग जो आप सभी डालिएगा अपने कॉपी पे वो है क्या, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो हेडिंग डालिए आप सभी, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है इसका विशेषता, आइए जानते हैं, ठीक है ना। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता हमको जानते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं, जैसे आप सभी बिल्कुल नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से हम कर दे रहे हैं इस पर। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से साइड में एक समतल दर्पण को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सपोज क्या करते हैं, एक पहले मैंने ऐसे गिलास का एक सरफेस ले लिया, यहाँ पर हम क्या किए, एक गिलास के इस तरीके से मैंने गिलास के एक सरफेस को ले लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने गिलास के एक सरफेस को ले लिया और इस गिलास के जो सरफेस को हमने क्या किया, यहाँ से इस गिलास के सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। इस गिलास के सरफेस को इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया, इस प्रकार से इस तरीके से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने से क्या हुआ देखते हैं, एक बार हम थोड़ा सा इसको और ड्रॉ कर दे रहे हैं, 1 मिनट, बनाते हैं परावर्तक पृष्ठ को थोड़ा अच्छे से। इस तरीके से एक हम दूसरी लाइन खींच दे रहे हैं इसी में। इस तरीके से मैंने बना लिया एक प्लेन मिरर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज़्यादा हो गई है, कोई नहीं, हम थोड़ा सा इसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ठीक है, हो गया तो सही है। बताइए आप लोग, एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये रहा, ये मैंने ऐसे एक समतल दर्पण ऐसे बना लिया, एक प्लेन मिरर इस तरीके से बना लिया, और इस पर मैंने एक साइड क्या किया है, ऐसे पॉलिश कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक स्केल से इस लेंथ को मेजर कर ले रहे हैं कि ये हमारा जो लेंथ है ये कितना होने वाला है। ठीक है, आइए हम इसको मेजर कर ले रहे हैं, ये कितने सेंटीमीटर का है, हम इसको मेजर करते हैं। तो ये हमारा जो है, ये टोटल हमारा जो है 12 से ज़्यादा है। इसको और हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। तो 13 के आधे पर मतलब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ सपोज कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम 6.5 पर एक पॉइंट ड्रा कर लिया। चलिए अब इसी स्केल को हम क्या करते हैं, यहाँ से लाते हैं थोड़ा सा और इसको मेंटेन करते हैं ऐसे। अब इसमें हम करेंगे क्या, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब हम इस पर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे हम एक हाइलाइटर से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बाद में इसको हम लोग रब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैं क्या कर दे रहा हूँ, चलिए इसको भी मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये रहा मेरा, चीज़ें समझ में आई आपको? इसको मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक इस तरीके से यहाँ पर एक शेप बनाते हैं और एक वस्तु को हम यहाँ पर सपोज करते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने ऐसे क्या किया, यहाँ पर एक मैंने ऐसे वस्तु सपोज कर लिया, ये रहा। और इस वस्तु को हमने सपोज ऐसे, इस वस्तु को सपोज हमने क्या किया, इस वस्तु को सपोज हमने क्या किया, इस वस्तु को ए मान लिया और इस वस्तु को हमने सपोज क्या कर लिया, इस वस्तु को हमने बी मान लिया ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण, मैंने बताया था प्रतिबिंब बनाना है। अब ये मैंने इससे पहले जब प्रतिबिंब को पढ़ाया था तो वहां पर बताया था 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी ले सकते हैं। तो 2 प्रकाश की किरण से हमारा काम चल जाए तो ज्यादा लेने का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो हम 2 प्रकाश की किरणों को यहाँ लेकर इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो हम पहली प्रकाश की किरण को लेते हैं। सपोज यहाँ से पहली प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर आएगी, इस तरीके से एक प्रकाश की किरण चलकर आई सीधे, और यहाँ पर क्या हुआ, वो प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से चलकर आई है। सपोज ये प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर आई वो दर्पण से यहाँ से टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से वापस चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला क्या है, यहाँ पर ये एंगल जो है यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल सपोज हमारा आई होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल हमारा आर होगा। और ये दोनों एंगल हमें पता है आई और आर एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जितना कोण बना के ये आपतित किरण आई है उतना ही कोण बना के ये जो किरण टकरा के गई है उतना ही कोण बना के वापस चली जाएगी। इस तरीके से ये वापस चली जाएगी, तो वापस चली जाएगी तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पर भी ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बन गया, नई डिजाइन है। चलिए ये रहा, मैंने तीर का निशान बना दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण हम लेंगे।
सपोज हम दूसरी प्रकाश की किरण इस तरीके से ले रहे हैं, तो दूसरी प्रकाश की किरण हम सपोज इस तरीके से, यहाँ पर सपोज हम दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं, तो दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो इस तरीके से हम सपोज कुछ और ले रहे हैं, तो दूसरी प्रकाश की किरण हम लेकर आएंगे, तो यहाँ से दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो चल कर आएगी यहाँ से। चलिए लाते हैं हम दूसरी प्रकाश की किरण को, और वो भी दर्पण से क्या करेगी, इस तरीके से टकराएगी। तो टकराने के बाद ये किरण क्या होगी, ये किरण जो है टकराने के बाद इस तरीके से वापस चली जाएगी, ये ऐसे, ये वापस चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींच दें, यहाँ पर हम क्या करें, एक नॉर्मल खींच दें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींच देंगे। तो नॉर्मल अगर हम खींचेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल इस तरीके से अगर हम खींचेंगे तो ये नॉर्मल इस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपतन कोण हमारा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये आपतन कोण है और ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। जितना कोण बना के ये किरण आई है, जितना कोण बना के क्या है ये किरण आई है, सपोज ये आने वाली किरण है और ये टकरा के क्या हो गई है, वापस चली गई है, तो यहाँ पर ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। अब होगा क्या, हमने कहा था कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रकाश की किरण टकराने के बाद, परावर्तन की घटना के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वहां पर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मेजर करें स्केल से, अगर हम स्केल से मेजर करें तो क्या देखेंगे, आइए दिखाते हैं इस तरीके से कि अगर हम इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेंथ जो है वो 2.8 सेंटीमीटर का है, और आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ये देख रहे हैं कि ये किरणें जैसे टकराने के बाद दोनों किरणें दूर जा रही हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। टकराने के बाद किरणें क्या हो रही, आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जा रही हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या करेंगे हम, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। कौन सी किरण को पीछे बढ़ाएंगे, जो किरणें टकरा के वापस गई हैं इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, और ये जहां पर मिल जाएगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे इसको हम पीछे की ओर, बढ़ाते हैं इसको हम। चलिए इसको हम बढ़ाते हैं पीछे की ओर, ठीक है। उसके लिए हम स्केल ले रहे हैं फिर से एक बार, ताकि लाइन हमारी जो है वो गड़बड़ ना हो यहाँ से, ठीक है। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इन किरणों को हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे की ओर, ऐसे हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम क्या करते हैं, इन किरणों को डैश डैश करके, जो किरण टकरा के वापस गई है इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, पीछे की ओर डैश डैश करके ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ा दिया। ऐसे मैंने इसको क्या किया, पीछे की ओर डैश डैश करके बढ़ा दिया। एक मिनट, फिर से लेते हैं, अच्छे से बन जाए, इसीलिए कहते हैं कि चीजें आपको बेहतर लगे, कोई इसमें दिक्कत ना हो। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि लाइन जो है वो हमारी सीधी हो, जरा सा उसमें कोई दिक्कत आए ना। चलिए इसको हम ऐसे क्या करेंगे, डैश डैश करके इसको हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ा लिए। सेम काम इसमें भी करना है, इसमें ये जो किरण है इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, आइए देखते हैं। तो इस किरण को भी हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे की ओर इसको बढ़ा लेने वाले हैं। तो इस किरण को भी हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक है।
ये बढ़ा लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं इस तरीके से, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं इसको हम ऐसे क्या कर दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जिस भी पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट पर हमारा क्या बन जाएगा, जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है इस पॉइंट पर सपोज हमारा क्या बन जाएगा, तो इस पॉइंट पर हमारा जो है ये सपोज इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। जिस पॉइंट पर किरणें मिलेंगी इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब करना क्या है हमको, प्रतिबिंब को हम लिखेंगे ए से और बी से ही लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम ऐसे डैश लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो जितनी बड़ी वस्तु है हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। थोड़ा सा हमारा जो है वो ज्यादा साइज में हो गया है, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, आप सभी बनाइएगा तो इक्वल होना चाहिए। तो ये चीजें हमने यहाँ से सीखी। अब हम इसके विशेषता के बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से एक एक पॉइंट को कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये वस्तु है और ये वस्तु के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब यहाँ कैसे बन रहा है, वास्तव में किरणें मिलती नहीं थी तो मैंने उसको पीछे बढ़ाया तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहली चीज पॉइंट ये आप बात समझ में आ रहे हैं कि ये प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है ये हमारा सीधा बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है मैंने बताया था वो आभासी होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण से बनने वाला समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। सीधा व आभासी होता है, क्योंकि जो सीधा होता है वो आभासी होता है। तो ये हमारा पहला विशेषता हो गया, पहला गुण हो गया कि समतल दर्पण से जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव सीधा व आभासी होता है। ठीक है, दूसरा बात क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये जितना बड़ा वस्तु होगा हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनने वाला है। अगर वस्तु हमारा 4 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी हमारा 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। प्रतिबिंब भी जो हमारा है वो 4 सेंटीमीटर का बनेगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहने वाला है प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बड़ा होने वाला है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होगा। समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, समतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वह सदैव वस्तु के बराबर होगा। वह सदैव वस्तु के बराबर होगा। वह सदैव वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये जो समतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। इस बात को भी जानकारी में रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑप्शनल क्वेश्चन में आता रहता है हर बार। लगभग ये क्वेश्चन हमको देखने को ही मिल जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है जिसमें से बताना रहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये हमारा अनंत होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो हमारी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है इस तरीके से। तो समतल दर्पण की हमारी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। चौथी विशेषता क्या हो सकती है समतल दर्पण की, आइए जानते हैं हम।
तो इस तरीके से क्या करेंगे कि अगर कोई वस्तु इस दर्पण से जितनी दूरी पर रखा है तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर हम बात करें कि ये वस्तु इस समतल दर्पण से सपोज d दूरी पर रखी हुई है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमारा d दूरी पर ही बनने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अगर वस्तु की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं हमारा, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से d दूरी पर है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से d दूरी पर है तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से d दूरी पर क्या होगा, तो प्रतिबिंब भी हमारा समतल दर्पण से जो है वो d दूरी पर ही बनता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। बोर्ड परीक्षा के लिए इतना टॉपिक हमारा पर्याप्त, लेकिन हम और चीजें बताएंगे, जानकारी जितनी हो उतनी ही कम है। चलिए 5वां पॉइंट हम समतल दर्पण की विशेषता के बारे में जानते हैं। क्या होगा समझते हैं। यदि आप कभी भी, अगर हम आपसे ऐसा पूछें कि अगर कोई समतल दर्पण सपोज इस तरीके से हमारे पास है, इस तरीके से सपोज हमारे पास दो समतल दर्पण है, एक ये हो गया हमारे पास और एक समतल दर्पण इस तरीके से सपोज हमारे पास ये हो गया। हमारे पास इस प्रकार से दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण पर पहले हम इस तरीके से पॉलिश कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम पॉलिश कर दें इस पर, तो पॉलिश कर दें अगर, तो इस पर इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ऐसे हम पॉलिश कर दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे हम इस पर भी पॉलिश कर दे रहे हैं। इस पर भी हमने ऐसे क्या किया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो समतल दर्पण के बीच में अगर ऐसे कोई वस्तु रख दिया जाए, सपोज इस समतल दर्पण के बीच में ऐसे कोई वस्तु रखा हुआ है, इस तरीके से समतल दर्पण के बीच में ऐसे कोई वस्तु रखा है, सपोज इस तरीके से रखा हुआ है। अब हम पूछें कि इसमें प्रतिबिंब की जो संख्या है वो कितनी होने वाली है, इसमें जो प्रतिबिंब की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, हमको बताइए जरा सा, इसका प्रतिबिंब की संख्या कितनी इसमें होने वाली है। कोई बता सकता है? नहीं पता है, बताइए फटाफट से, इसमें कितना आएगा इसका प्रतिबिंब की संख्या इसमें। चलिए नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के ऐसे सामने रखे हुए हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के ऐसे समांतर रखे हों, उसके बीच में कोई वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना है। तो उसका जो फार्मूला होता है प्रतिबिंब की संख्या n निकालने का जो फार्मूला होता है, n को बोलते हैं प्रतिबिंब की संख्या। ये हमारा निकालने का जो फार्मूला होता है वो n इक्वल टू होता है कितना, 360/θ। लेकिन ये एक विषम संख्या आना चाहिए। अगर विषम संख्या नहीं आ रहा है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से पहले तो इसमें हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो n इक्वल टू 360/θ। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो हमारा जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होगा। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, समांतर रखे हैं, तो कोण हमारा जो है वो 0 डिग्री होने वाला है। रखते हैं यहाँ पर मान n बराबर 360/0। तो यहाँ से हमारा जो n का मान आ जाएगा, जब किसी नंबर को हम 360 को 0 से, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो अनंत आ जाता है। तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ गई, अनंत आ गई। तो मतलब अगला पॉइंट हमने क्या सीखा कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के
समांतर हूं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हूं तो जो प्रतिबिंबों की संख्या है, तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? तो प्रतिबिंबों की जो कुल संख्या है वो हमारी क्या होती है? अनंत होती है। तो प्रतिबिंबों की जो कुल संख्या है वो हमारी क्या होती है? ऐसे अनंत होती है। लेकिन अगर हम यही बात करें आगे, नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें आगे कि अगर दो समतल दर्पण सपोज कुछ कोण बना के रखे हुए हो, अगर दो समतल दर्पण कुछ कोण बना के रखे हुए हो, ठीक है ना, अगर दो समतल दर्पण कुछ कोण बना के रखे हुए हो तो क्या होगा? कैसे? आइए जानते हैं। सपोज एक समतल दर्पण इस तरीके से है और सपोज हमारा दूसरा समतल दर्पण इस तरीके से है, ये रहा। इस पर हम पहले पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है, इस पर हम ऐसे पॉलिश कर देंगे। इस पर हम ऐसे पॉलिश कर देंगे। इस पर पॉलिश कर दिया, ऐसे हम इस पर पॉलिश कर देंगे। चलिए, और सपोज इसके बीच में जो कोण है वो सपोज हमारा कितने डिग्री का है? सपोज 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए, ऐसे बन रहा है। और अब सपोज इसके बीच में हम कोई वस्तु ऐसे रख दे रहे हैं, सपोज एक मिनट, सपोज इसके बीच में ऐसे कोई वस्तु हमने रख दिया, ए और बी रख दिया। अब हम पूछे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना के रखा हुआ है, अगर दो समतल दर्पण, एक मिनट चित्र थोड़ा सा हम इसको सही से कर ले रहे हैं अपना ही, ठीक है। ये सपोज कोई वस्तु रखा है और इस वस्तु को ए और बी मान लिया, ठीक। अब यदि दो समतल दर्पण ऐसे एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना के सपोज रखा है और उसके बीच में ऐसे कोई वस्तु रखा हो, तो हमारा प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी बताइए, ठीक है। नहीं पता है तो इसको भी बताने हम तो जानते हैं कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बना के रखा है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है ये भी वही होता है, क्या? n = 360 अपान थीटा। लेकिन इसका मान अगर विषम संख्या है तब तो ठीक है, विषम संख्या है तब यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सम आएगा, अगर सम संख्या आ रही है 360/थीटा करने पर अगर सम संख्या आ रही है तो हम माइनस कर देंगे। ये फार्मूला कब लगेगा? जब हमारा अगर सम संख्या किसी कारण बस सम संख्या आ जाए। तो यहाँ पर हम निकालते हैं फार्मूला, कितना होगा प्रतिबिंब की संख्या, n = 360 अपान थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा जो है हमारा, ये थीटा जो है हमारा वो 30 डिग्री है, देखो दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। तो रखते हैं यहाँ पर हम 30, तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब की संख्या है वो कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 12 आ जाएगा। तो जब भी दो समतल दर्पण ऐसे एक दूसरे के साथ कुछ कोण बना के रखे हुए हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का ये फार्मूला होता है। तो ऐसे आप कोई भी फार्मूले से हम प्रतिबिंब की संख्या को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम चीजों को यही तक के क्लास के लिए रखते हैं। ये चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। क्या चीजें हम पढ़ी? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब के बारे में, क्या होता है प्रतिबिंब, कैसे बनता है प्रतिबिंब, इसके बारे में मैंने सीखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दर्पण के बारे में जाना कि दर्पण क्या होता है, जो अपने पर आने वाली किरणों को पूरा वापस कर देता है, वो होता है। तीसरा क्या होता है, हमने दर्पण के प्रकार के बारे में आज पढ़ा मैंने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनकी विशेषता के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, और भी कुछ विशेषता थी उसके बारे में पढ़ा। और आगे जो है वो जब दो समतल दर्पण कुछ कोण बना के रखे हुए हों तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है उसके बारे में हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चीजें अगर आपको समझ में आ गई हों तो बताइए आप फटाफट से, फिर हमको भी इजाजत दीजिए, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा बहुत, तो आपको बोरियत महसूस होगी पढ़ने में, और नहीं चाहते कि आप लगातार हमारे लेक्चर्स को पढ़ें। बाकी जब मैराथन क्लासेस होंगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइव क्लास में बना रहना पड़ेगा, वहाँ पर आपके डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। अगर नेक्स्ट पेज पे कुछ ऐसा इसके समतल दर्पण से बनने वाले सर्वर अगर चल रहा होगा तो हम कुछ इसके बारे में दिखाते हैं कैसे। आइए देखते हैं, नेट अगर चलता होगा तो हम यहाँ से कुछ देखते हैं। सर्वर चल नहीं रहा है क्या? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है सर्वर, नेट प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होता है। चलिए कोई नहीं, आप जाएंगे यहाँ से ऐप्स पर, आपको स्टडी मटेरियल में जब ऐप आपको होगा, मैं खिन दिखा दे रहा हूँ आपको ऐप पे हमारे कैसे चीज़ें आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी, उसको हम बताते हैं आपको। चलिए, सर्वर प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस तरीके से। ये रही चीज़ें, ठीक है। तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर विराम देते हैं, और आप क्लासेस को पूरी तरीके से एंजॉय करिए और चीज़ों को आगे जाके आप लोगों तक शेयर करिए। जो भी बच्चे हैं वो क्लासेस का आनंद जो है वो पूरी तरीके से लें, ठीक है। ये क्लासेस आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और यहीं पर हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जाते जाते बस हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर आपको समय देना पड़ेगा। धैर्य और विश्वास, ये दोनों चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप सफलता के रास्ते पे जा रहे हैं। ठोकरें लगती रहेंगी, धक्के खाते रहेंगे, लेकिन फिर भी बार बार हमको गिरते रहना है और उठकर चलते रहना है, ठीक है ना। एक दिन के हारने से हम हार मान नहीं सकते हैं, और एक दिन के जीतने से हम जीत भी नहीं मान सकते हैं। उसके लिए आपको हारने और जीतने के लिए लगातार काम करते रहना है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो हमारा मकसद सिर्फ हमारी जो जिद है वो एक होनी चाहिए। हमारा जिद होना चाहिए, जीतना है मुझे। जिस फील्ड में भी जाएं हमारा जिद होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें जीतना है। बाकी असफलता किसके हाथ में नहीं आती है, असफलता ही हमारे लिए सफलता का रास्ता खोलती है। असफलता, आप जब तक असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि पहले आपको सफलता झेलनी पड़ेगी, और असफलता से आपको छोटा को हटा देना है और आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज का यही मोटिवेशन है, अब इससे ज़्यादा मोटिवेट हम कर भी नहीं सकते आज के लिए, ठीक है ना। तो आप पढ़िएगा, क्लासेस को आनंद कर लीजिएगा अच्छे से। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट सेक्शन करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया है तो स्पेशली हम एक लेक्चर उसी वीडियो पर बना देंगे, उसी टॉपिक पर बना देंगे, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार दोस्तों।